पर्शियन एम्पायर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस को फतह कर लिया था, लेकिन पर्शियन एम्पायर का बादशाह अब तक मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट नहीं समझ रहा था। लेकिन ईरान के कुवैत और इराक के साउथ को फतह करने के बाद अब खालिद बिन वलीद और पर्शियन एम्पायर के कैपिटल टेसिफोन के दरमियान इतना फासला नहीं था। मुसलमान पर्शियन एम्पायर की पहली फौज को वलाजा में हराने के बाद पर्शियन एम्पायर के इंपॉर्टेंट प्रोविंस इराक की सेंटर सिटी अल हिरा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इसीलिए पर्शियन बादशाह ने दूसरी फौज को मुसलमानों को रोकने के लिए इसी सिटी की तरफ रवाना किया और आखिर उलैस के मकाम पर ये दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने आई और यहां जो जंग हुई वो वाहिद जंग है जिसके बारे में खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि मैंने जंग मुता में रोमन एम्पायर के खिलाफ 9 तलवारें तोड़ी थी, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी उलैस के फौज जैसी कोई फौज नहीं देखी। खालिद बिन वलीद जंग से ज्यादा अपने दुश्मनों के माइंड और मोराल से लड़ते थे और दुश्मनों के मोराल को तोड़ने के लिए हमेशा जंग से पहले ही उस फौज के जनरल को अकेले लड़ने का चैलेंज देते थे और फिर उसे मारकर दुश्मनों की फौज का मोराल बिल्कुल तोड़ देते थे। और इस बात का पर्शियन फौज के जनरल को बहुत अच्छी तरह पता था, इसीलिए उन्होंने जंग से पहले ही रात को 12 लोग जमीन के अंदर मट्टी में छुपा दिए। अगले दिन ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने उस जनरल को लड़ने का चैलेंज दिया। उनका जनरल अकेले फौज से इस साइड से आ गया है और कहा वहां नहीं यहां लड़ेंगे। खालिद बिन वलीद भी वहां गए और लड़ाई शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया, अचानक जमीन से वही 12 लोग बाहर आए और खालिद बिन वलीद पर हमला कर दिया। The 12 men jump up. Now, एक तरफ 13 लोग और दूसरी तरफ सिर्फ एक, लेकिन सिर्फ एक और मुसलमान की मदद से वही हुआ जो होना था। खालिद बिन वलीद ने इन सारों को खत्म कर दिया। And the 2 men murder the 13 Persians. And then they destroy the Persian army. और एक बार फिर पर्शियन फौज का जनरल मारा गया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पर्शियन फौज जंग छोड़कर भागने लगी और मुसलमानों ने उनकी इस फौज को भी क्रश कर दिया। इस जंग के बाद एक बहुत ही अजीब सा वाकया भी पेश आया कि पर्शियन फौज के एक जनरल जो अरेस्ट हो चुका था, उसने आके खालिद बिन वलीद को बताया कि हमारे एम्पायर पर्शियन एम्पायर में ये बात बहुत मशहूर हो गई है कि एक दिन किसी जंग के दौरान आपकी तलवार टूटने के बाद अचानक आसमान से खुदा की तरफ से आपके लिए एक तलवार उतरी, इसीलिए आपको सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार कहा जाता है। जिस पर वहां खड़े सारे मुसलमान बहुत हंसे, लेकिन इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्शियन एम्पायर की पब्लिक में खालिद बिन वलीद का खौफ किस हद तक फैल चुका था। इस जंग के बाद अल हिरा सिटी के साथ साथ पर्शियन एम्पायर के इस इलाके के बहुत सारी सिटीज ने मुसलमानों के सामने सरेंडर करना शुरू किया। पर्शियन एम्पायर पर हमला करने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को वही इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे कि किसी भी बच्चे, बूढ़े, औरत पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना और कोई दरख्त भी नहीं काटना और किसी से कोई चीज नहीं छीनना। इन्हीं प्रिंसिपल्स को सामने रखकर खालिद बिन वलीद ने पर्शियन एम्पायर के इन सारे इलाकों को फतह करने के बाद उस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज वहां के लोकल अवाम को वापस कर दी और इंसाफ, जस्टिस का एक जबरदस्त निजाम बनाया जिसमें उन्होंने सारों के सामने पर्शियन एम्पायर के ताकतवर लोगों को आम लोगों की तरह सजाएं दी और सूद का निजाम भी खत्म कर दिया। मतलब खालिद बिन वलीद जैसे ही किसी सिटी को फतह करते, उस सिटी की इकोनॉमी खराब होने के बजाय और स्ट्रांग होने लगती थी। और खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को स्ट्रांग करने के लिए जो टैक्स, जजिया यहाँ की आवाम पर लगाया, वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले यहाँ की आवाम पर्शियन बादशाह को भेजा करती थी। ये सब देखकर पर्शियन आवाम बहुत हैरान थी। इसीलिए जो सिटीज इससे पहले मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ती थी, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई के बाद मुसलमानों के सामने सरेंडर करने लगी और जजिया टैक्स खुशी से देने लगी। अब खिलाफत राशिदा पर्शियन एम्पायर से इस सारे इलाके को फतह कर चुकी थी। यहाँ तक मुसलमान साल 633 के जुलाई के महीने में पहुंचे थे और जुलाई से लेकर सितंबर तक अगले 3 महीने तक मुसलमानों और पर्शियंस के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि खालिद बिन वलीद इन नए इलाकों में इस्लामिक लॉज कायम करने में बिजी थे और पर्शियन बादशाह दूर दराज से नई फौज जमा करने में बिजी थे। अब जब यहाँ पर्शियन एम्पायर में हालात थोड़े कंट्रोल होने लगे
तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें उमर, अली और उस्मान जैसे बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। लेकिन इस बार ये मीटिंग पर्शियन एम्पायर के बारे में नहीं, बल्कि रोमन एम्पायर के बारे में थी, कि कहीं रोमन एम्पायर इन हालात का फायदा उठाकर मुसलमानों पर हमला ना कर दे। इसीलिए इस मीटिंग में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक फैसला किया कि बहुत तेजी से मुसलमानों की एक नई फौज बनाई जाए, ताकि इससे पहले कि रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करे, हम उन पर हमला कर दे। सहाबा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस मिशन को लेकर पूरे अरब में फैल गए और मुसलमानों के लिए एक नई फौज बनाने लगे, जिसके बाद कुछ ही अरसे में मदीना में वॉलंटियर्स की एक नई फौज बिल्कुल रेडी हो गई। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फौज को रोमन एम्पायर की तरफ जाने से पहले 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनके लीडर्स उन्होंने अम्र इब्न आस, अबू उबैदा, शुराबील और यजीद को बनाया। वो वाला यजीद नहीं, यजीद बिन अबू सुफियान। लेकिन इन फौजों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? ये इसलिए क्योंकि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी और इनसे एक साथ लड़ना इम्पॉसिबल था। तो इन्हें इसलिए डिवाइड किया गया ताकि रोमन्स भी अपनी आर्मी को डिवाइड कर दें। मुसलमानों की ये चारों आर्मीज रोमन एम्पायर में इस तरह दाखिल हुई कि अगर इनमें से एक को भी कोई इमरजेंसी पेश आए तो बाकी सारे उसकी मदद के लिए फुल स्पीड पहुंच सके। इसी तरह ये फौज रोमन एम्पायर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। उधर पर्शियन एम्पायर में, जहां पिछले 3 महीने से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उस टाइम को भी खालिद बिन वलीद ने वेस्ट करने के बजाय वो एक छोटी सी फौज इराक से लेकर वापस अरब की तरफ गए, जहां अब भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के खिलाफ एक छोटा सा ग्रुप लड़ रहा था। तो खालिद बिन वलीद ने जाकर उन्हें खत्म कर दिया और फिर बहुत तेजी से वापस इराक की तरफ आए। जैसे ही पर्शियन बादशाह को पता चला कि खालिद बिन वलीद इराक को छोड़कर वापस अरब की तरफ चले गए, तो उन्होंने 25-25 हजार की 3 नए आर्मीज को तैयार करके मुसलमानों की तरफ रवाना किए। और सारे मुसलमानों को पता था कि इन तीनों आर्मीज को एक साथ हराना इम्पॉसिबल है। तो खालिद बिन वलीद ने अपने जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और अब जो प्लानिंग खालिद बिन वलीद ने की, इसी प्लानिंग की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे बड़े जनरल्स में से एक माना जाता है। मीटिंग में मुसलमानों को पता चला कि इन तीनों फौजों को एक एक करके हराया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही मुसलमान उनकी तरफ रवाना होंगे, पर्शियंस की ये तीनों फौजें एक साथ मिलकर 75,000 की एक बहुत बड़ी फौज बना लेंगे। इसीलिए खालिद बिन वलीद और उनके जनरल्स ने अपने जासूसों की मदद से ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि आज से 2 हफ्ते बाद ईरान की ये तीनों फौजें एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होंगी। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक को अपने पास रखा, दूसरे को काका बिन अम्र के पास और तीसरा अबू लैला के पास। इन तीनों जनरल्स के पास 5-5 हजार मुसलमानों की फौज थी। खालिद बिन वलीद ने बाकी 2 जनरल्स को ऑर्डर दिया कि आज से 2 हफ्ते बाद हम तीनों फौजें एग्जैक्टली इस टाइम पर और इस जगह पर इस इलाके में मिलेंगे और फिर एक साथ 3 साइड से हमला करेंगे। ये तीनों फौजें मेन रोड से तो ईरान की आर्मी की तरफ नहीं जा सकती, इसीलिए टाइम और जगह फिक्स करने के बाद ये तीनों फौजें इराक के मेन रास्तों को छोड़कर जुलाई के महीने में इराक के गर्म डेजर्ट की तरफ गई और हर एक की नजर से बिल्कुल गायब हो गई। जिसके बाद अगले 2 हफ्ते तक पूरे इराक में किसी को पता नहीं था कि मुसलमानों की फौज आखिर गए कहां। और अचानक 2 हफ्ते बाद उसी रात एग्जैक्ट उसी टाइम पर और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर खालिद बिन वलीद अपने 5,000 फौज के साथ खड़े थे। तो उन्होंने एक छोटी सी आग लगाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ की कि काश वो फौज भी एग्जैक्ट टाइम पर वहां पहुंच चुकी हो, क्योंकि अब यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल था। और कुछ देर बाद काका बिन अम्र की दूसरी फौज ने भी आग जलाई और इसी तरह तीसरी फौज ने भी इशारा दिया, विच मीन्स बगैर किसी मोबाइल या किसी राब्ते के ये तीनों फौजें उसी एग्जैक्ट टाइम पर उसी जगह पर मौजूद थी। अब जब सारी आर्मीज प्लान के मुताबिक पहुंच चुकी थी, तो खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों की फौजों ने पर्शियंस पर 3 तरफ से हमला करके हजारों लोगों को बिल्कुल क्रश कर दिया और पर्शियंस की ये पहली फौज खत्म हो गई। लेकिन इतनी बड़ी फतह के बाद भी मुसलमानों ने सेलिब्रेट करने की बजाय दोबारा रात को मीटिंग बुलाई और अगेन ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि पर्शियंस की दूसरी फौज आज से 3 दिन बाद एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होगी। और ये कैलकुलेट करने के बाद मुसलमानों की तीनों फौजें इराक के डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई। और 3 दिन बाद दोबारा खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों की तीनों फौजें एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी लोकेशन पर मौजूद है। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तीनों फौजों को हमला करने का हुक्म दिया और फिर इस फौज के साथ भी वही हुआ जो होना था और इस तरह पर्शियंस की दूसरी फौज भी खत्म हो गई। और अगेन खालिद बिन वलीद ने जनरल्स की दोबारा मीटिंग बुलाई, सारों ने फिर से तीसरी फौज की कैलकुलेशन की और एक बार फिर मुसलमानों की ये तीनों फौजें डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई और इस तरह मुसलमानों ने तीसरी फौज को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि खालिद बिन वलीद जब तीसरी फौज को क्रश कर रहे थे, उस फौज के दरमियान कुछ नए मुसलमान भी थे जो इस जंग में सारे मारे गए। इस बात की खबर जब मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची
तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खालिद बिन वलीद पर बहुत गुस्सा हुए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस इंसिडेंट और कुछ और इंसिडेंट्स की वजह से खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जनरल को उनकी पोजीशन से हटा दिया, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। इन फौजों को खत्म करने के बाद मुसलमान सीधा फिराज की तरफ रवाना हुए। ये सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर सिटी थी। और मसला ये था कि यहाँ पर पर्शियंस और रोमन्स दोनों की बहुत बड़ी फौज आबाद थी। ये उसी तरह का इलाका था जिस तरह आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाघा बॉर्डर है। जैसे ही मुसलमान इस सिटी के करीब पहुंचे, उन्होंने जिंदगी में पहली बार, बल्कि तारीख में पहली बार, एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि पर्शियंस और रोमन्स की फौज अपनी सारी दुश्मनियां भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए हैं और मुसलमानों से एक साथ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं। रोमन्स और पर्शियंस के दरमियान पिछले 700 साल से बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी और इन पिछले 700 साल में किसी भी तीसरी ताकत ने इन दोनों को चैलेंज नहीं किया था। लेकिन अब जब इन दोनों ने देखा कि मुसलमानों ने एक साथ इन दोनों एम्पायर्स पर हमला कर दिया, तो वो अपनी सारी दुश्मनी खत्म करके अपनी फौजों को मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट करने लगे। दुश्मनों की फौज के फ्रंट में पर्शियंस और उनके पीछे रोमन्स खड़े थे और इन दोनों के पीछे एक दरिया जिसके ऊपर एक ब्रिज थी और मुसलमानों के पास फौज की सिर्फ एक लाइन थी। रोमन्स और पर्शियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया और इतना सख्त हमला किया कि कुछ ही देर में मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। ये जंग इतनी सख्त थी कि जंग के दरमियान ही खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज तूने मुसलमानों को फतह दे दी तो मैं किसी भी और जंग से पहले मक्का जाकर हज करूंगा, क्योंकि ये जंग ऐसी हालत तक पहुंच चुकी थी कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। और इसी के साथ जीत की एक आखिरी अटेम्प्ट करने के लिए खालिद बिन वलीद ने अपने साथ वाले घोड़ों को जंग से दूर जाने का हुक्म दिया और कहा कि जंग से पहले बहुत दूर जाकर वापस पलटो और फिर डायरेक्ट हमला मत करना, बल्कि पहले दूर जाकर उस ब्रिज तक पहुंचो जो रोमन्स के पीछे थी और फिर वहां से दोबारा इस तरीके से रोमन्स पर पीछे से हमला करना कि रोमन्स और पर्शियंस को लगे कि पीछे से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी है। जैसे इस फौज ने पीछे से रोमन्स पर हमला किया तो रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने इससे पहले ही फरमाया था कि पर्शियंस के मुकाबले रोमन्स काफी कमजोर लोग हैं। जब रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे तो पर्शियंस का भी सारा हौसला टूट गया और वो भी जंग छोड़कर भागने लगे और इस तरह अल्लाह ने खालिद बिन वलीद की दुआ कबूल कर ली और मुसलमान जंग जीत गए। लेकिन अब खालिद बिन वलीद को भी अपना वादा पूरा करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी फौज को इस सिटी से वापस अल हिरा सिटी की तरफ जाने का हुक्म दिया और खुद इस फौज के बिल्कुल पीछे चलने लगे। जैसे ही ये फौज थोड़ी आगे चली गई, खालिद बिन वलीद बगैर किसी को बताए सिर्फ कुछ और साथियों के साथ इराक के डेजर्ट की तरफ से फुल स्पीड मक्का की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये दिन बिल्कुल हज के दिन थे। रास्ते में खालिद बिन वलीद बहुत ही कम आराम और बहुत ही कम खाने के साथ फुल स्पीड मक्का पहुंचे और मक्का पहुंचते ही अपना चेहरा छुपाकर हज करके वापस घोड़े पर चढ़े और सीधा वापस इराक की तरफ चलने लगे। जैसे ही वो वापस इराक पहुंचे, उन्होंने देखा कि मुसलमानों की फौज अब उस सिटी पहुंच रही है और इस तरह बगैर किसी को पता चले खालिद बिन वलीद ने अपना वादा भी पूरा कर लिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और उन्हें कुछ ही दिनों में खालिद बिन वलीद के सीक्रेट हज का पता चल गया और उन्होंने खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि बगैर पूछे आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करना। अब मुसलमानों की इस एम्पायर खिलाफत राशिदा के बॉर्डर्स बहुत फैल चुके थे और एक साथ मुसलमान दो बड़े सुपर पावर्स के साथ लड़ रहे थे और ये सारी प्लानिंग मदीना जैसी एक छोटी सी सिटी से हो रही थी। इन सारे जंगों की प्लानिंग मदीना में बैठे बड़े बड़े सहाबा कर रहे थे। मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि पर्शियन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद जैसे जनरल की वजह से सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन इससे बहुत दूर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की फौजों को बहुत मुश्किल पेश आ रही। इसीलिए उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने खालिद बिन वलीद को ऑर्डर दिया पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अब रोमन एम्पायर की तरफ जाओ, क्योंकि अब बारी रोमन एम्पायर की। सब्सक्राइब।